Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you banking industry structure and competition. In the previous chapter we discussed some components of this chapter. We discussed that how the banking industry was originated, what is the historical development of the banking industry. As you all know that bank perform the operations that includes acquiring funds, lending funds. Mainly bank operations are the main operations of the bank is to acquire funds, use and manage of the funds. आप सबको पता है कि बैंक के जो बेसिक फंक्शंस हैं उसमें से अगर हम बात करें तो दैट इज द डिपॉजिटरी फंक्शंस एंड द बोरोइंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बैंक की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी। जब सबसे पहले बैंकिंग का जो बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो उसमें तब क्या चीजें थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या क्या इनोवेशंस आई। यू नो दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर चीज में एक नया ट्रेंड आया। तो इसी तरह हमने देखा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चेंजिंग्स थी। अगर आपको पता हो तो हम सिर्फ यूएस इकोनॉमी की बात करें तो उनकी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है और वो एक मेन इंडस्ट्री है जिसको आप कह सकते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में, जैसे अगर आप उसके इरा में बात करें तो यूएस इंडस्ट्री जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बैंक्स वगैरह या हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करें वो उस टाइम यूएस में यूज हो रही हैं। हमने बात की थी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बैंक कि यूएस में जो बैंक की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई। उसमें जब सबसे पहला स्टार्ट था वो आपको याद हो 1782 में बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज चार्टर्ड इन फिलाडेल्फिया। ये वो मेन चीज थी जिसके बाद यूएस की बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। जब पहला बैंक नॉर्थ अमेरिका का दैट चार्टर्ड इन फिलाडेल्फिया, तो उस टाइम क्या हुआ कि दैट लीड्स द सक्सेस एंड रन ऑफ द इंडस्ट्री। उसके बाद जो मेन कंट्रोवर्सीज थी वो ये आई थी कि क्या ये बैंक्स जो हैं वो उनको फेडरल रिजर्व जो है वो रेगुलेट करेगा या स्टेट करेगा। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस दौर में आई। देन एक मेन जो फेडरलिस्ट था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उसने जो उसके जो व्यूज थे वो ये थे कि उसने रेगुलेटेड सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा फेवर का, और उसकी कंडीशन, उसकी एफर्ट्स में 1791 में एक नया बैंक बना अमेरिका में जिसको कहा जाता है कि दैट हैज अ ड्यूअल कंपोनेंट्स, दैट इज द एलिमेंट ऑफ बोथ प्राइवेट बैंक एंड द फेडरल रिजर्व बैंक। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि उसमें गवर्नमेंट ओन भी था और प्राइवेट ओन भी था। फिर जब ये बैंक बना तो इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें दोनों ड्यूअल कंपोनेंट्स आ रहे थे, ये भी बहुत ज्यादा मेजर रेवोल्यूशन हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में यूएस की। देन लेटर ऑन उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह आई। जब कुछ कंट्रोवर्सीज आई तो इस बैंक का जो चार्टर था वो रिन्यू होना था, वो नहीं हुआ, और क्योंकि लोगों की बहुत कंट्रोवर्सीज वगैरह थी वो रिन्यू नहीं हो सका। देन लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड स्टार्ट हुआ जो 1812 और 1816 का पीरियड था। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर कांग्रेस को ये जरूरत पड़ी कि वो अपने फंड्स को ज्यादा एक्वायरिंग फंड्स की। इन दैट केस उन्होंने कमर्शियल बैंक से कांटेक्ट किया। देन कांग्रेस ने 1816 में सेकेंड बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वो डेवलप किया, ठीक है। और उसके बाद उस बैंक में क्या था कि वो बैंक नोट्स इशू करेंगे। वो इशू जो रिडीम होगी दैट कुड बी रिडीम्ड ओनली फॉर द गोल्ड। लेटर ऑन इसी तरह फिर नेशनल बैंक एक्ट 1933 ने दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल बैंक्स। इस तरह यूएस में एक हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक स्टार्ट हुई। देन लेटर ऑन ये हुआ कि फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम बना 1913 में। वो ये रिजर्व सिस्टम था कि उसमें तमाम बैंक्स जो हैं उनको फेडरल रिजर्व सिस्टम का मेंबर बनना था, एंड दैट हैज टू मेंटेन द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लेटर ऑन क्या हुआ कि जब आपका एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया 1930 से 1933 में, ड्यूरिंग दैट ग्रेट डिप्रेशन पीरियड बहुत सारे बैंक्स 9000 डिपॉजिट्स जो है फेल हो गए। दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई गई जिसमें बैंक्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जब ये एफडीआईसी बनी, एफडीआईसी का क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन क्या काम है, फेडरल डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन
फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद कुछ बैंक्स वगैरह इसमें मेंबर बने और कुछ नहीं, क्योंकि इसकी कुछ हैवी फीस थी। लेटर ऑन क्या हुआ, ग्लास-स्टीगल एक्ट हुआ। ग्लास-स्टीगल एक्ट 1939 में हुआ। ग्लास-स्टीगल एक्ट क्या था, जिसमें आपको जो है कमर्शियल बैंक्स को मना किया गया था कि वो अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ना करें, बल्कि सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। फिर आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये तो था जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी। फिर आपको पता है फाइनेंशियल इनोवेशन का टाइम, आपको पता है वी आर लिविंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। पैसेज ऑफ टाइम आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल बैंकिंग से इनोवेटिव बैंकिंग जो है स्टार्ट हो गई। अब अगर हम देखें कि फाइनेंशियल इनोवेशन क्या, फाइनेंशियल इनोवेशन बेसिकली क्या है कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो यूज करें जो दैट लीड्स टू द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगी। उसमें हम देखें तो उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह को कम करने के लिए क्या हुआ, उसमें 3 मेन चीजें आई। एक तो रिस्पॉन्स टू चेंज इन द डिमांड, एक तो सेकंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन सप्लाई और रेगुलेटरी अवॉइडेंस। तो रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड में देखिए आपका डिमांड हम बात करते हैं, इसमें जो मेन चीज है वो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की बात है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s जो इंटरेस्ट रेट था वो 1.5 to 3.5% था। लेटर ऑन आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ और 1980 में आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। देन जो है आपकी डिमांड कंडीशंस चेंज हुई। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है और अदर इंटरेस्ट रेट लीड्स टू मेजर चेंजेस। उसमें वो चेंजिंग्स आई, आपकी डिमांड चेंज हुई। जब आपकी डिमांड वगैरह चेंज हुई तो तब उसमें 2 मेन आपकी डिमांड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की भी चेंज हुई। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने डिस्कस की थी। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस, आर्म्स की बात की थी, एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस क्या थे, के मॉर्गेजेस वो लोन्स होते हैं जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जो हाईली प्राइस्ड होते हैं। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज क्या है कि ये एक ऐसा मॉर्गेज था जिसका इंटरेस्ट रेट जो है नाम से डिपिक्ट हो रहा है एडजस्टेबल है, जो इनिशियल ईयर में कम होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी डेरिवेटिव्स में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी कि ये दैट इज यूज्ड टू हेजिंग द रिस्क। फिर हमने बात की थी शैडो बैंकिंग सिस्टम की। शैडो बैंकिंग सिस्टम क्या है, अ सिस्टम इन विच द आपको लैंडिंग वाया बैंक के बजाय लैंडिंग वाया द सिक्योरिटीज मार्केट आप रिप्लेस कर रहे हो लैंडिंग वाया बैंक को के बदले लैंडिंग वाया सिक्योरिटीज मार्केट की। फिर हमने बात की थी कि आपकी सप्लाई कैसे चेंज होती है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। उसमें हमने बात की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हुए कि विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके क्रेडिट कार्ड्स डेवलप हुए जो कि पहले बहुत ज्यादा नहीं थे। अब नॉर्मली हर जगह क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रहे हैं। देन आपके कुछ डेबिट कार्ड्स थे, स्मार्ट कार्ड्स थे। ये जो चीजें ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ आई। देखिए अब हमने जब अपने डेबिट कार्ड की बात की, क्रेडिट कार्ड की बात की, ऑल्दो आपको इसमें ट्रांजेक्शन और आपको कस्टमर कन्वीनियंस वगैरह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तो ये कि आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाएं। और जब वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उनको कंप्यूटर्स वगैरह की भी जरूरत होगी। फिर हमने वहां बात की थी वर्चुअल बैंकिंग की। वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है, अ बैंक जिसमें आप ऑनलाइन सारी चीजें करते हैं। वहां पे आपको शायद याद हो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया था, क्लिक्स वर्सेस ब्रिक्स। हमने क्लिक्स कहा था वर्चुअल बैंक्स को और ब्रिक्स कहा था आपके फिजिकल बैंक्स को। हमने ये कहा था कि क्या वर्चुअल बैंक्स को क्लिक्स को हम रिप्लेस कर दें ब्रिक्स के साथ, क्योंकि आपके क्लिक्स में आपकी कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, आपकी कॉस्ट भी कम है, आपका कस्टमर कन्वीनियंट भी ज्यादा है। तो एक केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जिसमें ये बताया गया था, जिसकी मेन आउटकम्स थे वो ये थे कि हम क्लिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते ब्रिक्स में, क्योंकि 2 मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो कस्टमर जो है वो कस्टमर फील हेजिटेंट कि वो अपने जो है उसको कोई श्योरिटी नहीं होती। सेकंड, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके बारे में अनसिक्योर है। और थर्डली जो आपके
क्लिक्स जो आपके हैं उसमें बहुत ज्यादा आपके साइबर क्राइम्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग को इतना प्रमोट करें कि हम फिजिकल बैंक्स खत्म कर दें। कल लेटर ऑन हमने केस डिस्कस किया था आपके साथ, मैंने स्कैंडिनेवियंस और वर्सेस अमेरिकन, हमने बात की थी कि जो यूरोपियन ट्रांजेक्शन है वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा है, वहाँ पे 75% जो बैंकिंग होती है वो ऑनलाइन बैंकिंग है एज कम्पेयर टू यूएस में पेपर मनी भी यूज होती है। देन लेटर ऑन हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि हमने कुछ 3 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जंक बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सिक्योरिटाइजेशन, कि ये किस तरह विद मॉडर्न इनोवेशन ये चीजें किस तरह डेवलप हुई। और वहां पे हमने देखा था कि आर वी हेडेड टुवर्ड्स द कैशलेस सोसाइटी, कि अगर आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, आपने एटीएम्स वगैरह हैं, आप अपने पास कैश नहीं रखते, हम अगर क्योंकि कैश रखने की जरूरत इसलिए भी नहीं आती कि देखिए आपको पता है एटीएम वगैरह इंसर्ट है, आप जहां भी जाएंगे आप इजीली, आपको सेफ्टी है। और एटीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपकी करेंसी कन्वर्ट हो जाती है। और एटीएम में क्या है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ट्रांजैक्शंस अपनी ऑनलाइन अपने पैसे वगैरह ट्रांसफर करने हैं तो आप एटीएम से कर सकते हैं। ये तो हमने कल डिस्कस किया था। आज भी हम उसी का कुछ मैं आपके साथ पार्ट डिस्कस करूंगी। आज हम बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, कि क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अवॉइडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो है उसमें क्या है, फाइनेंशियल इनोवेशन में थर्ड चीज थी अवॉइडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, जिसको हम पिछले लेक्चर में नहीं कवर कर सकते, आज हम इसको देखेंगे। आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो अदर इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा इज जस्ट लाइक इनोवेशन इन द अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमी। अब आपको पता है कि इनोवेशन कैसे होता है, इनोवेशन के पीछे जो 2 मेन फैक्टर्स हैं, दैट इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन सप्लाई कंडीशंस। अब अगर हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर दैट फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज हेवीली रेगुलेटेड देन एनी अदर इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट इनोवेशन इज अ मच ग्रेटर स्पर टू इनोवेशन इन द इंडस्ट्री। फिर हमने बात की थी गवर्नमेंट रेगुलेशन लीड्स टू द फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, कि देखिए आपकी जो रेगुलेशन है इटसेल्फ दैट लीड्स टू द इनोवेशन। आपको वो रेगुलेशंस फर्म्स को ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि दैट एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट्स बियॉन्ड द लिमिट। हमने बात की थी वहां पे एडवर्ड कैन की, एक इकोनॉमिस्ट था एट बॉस्टन कॉलेज, उसने कहा था कि अगर आप, उसने एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया था जिसे लूप माइनिंग कहते हैं। लूप होल माइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग रेगुलेशन that leads to you the ability to create more profits। लूप होल माइनिंग क्या है कि आप अपनी रेगुलेशंस को अवॉइड कर रहे हो। जब आप रेगुलेशंस अवॉइड करोगे तो कंपनीज आर इन द पोजीशन टू अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट्स दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल इनोवेशन। फिर हमने बात की थी अगर आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजिंग्स आएंगी कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होता है, तो दैट इटसेल्फ लीड्स टू द लूप होल माइनिंग एंड द इनोवेशन। फिर आपको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इटसेल्फ हैवीली रेगुलेटेड है। ये नहीं कह सकते, अमेरिका की बैंकिंग इंडस्ट्री को हमने देखा कि किस तरह शुरू में जो बैंक बना था फिलाडेल्फिया से चार्टर्ड था, फिर लेटर ऑन जो है वो उसमें दोनों यूनिट से, फिर फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कुछ रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे विदाउट एनी रेगुलेशन। और जब तक किसी भी इंडस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस नहीं होंगी तो वो उस तरह बहुत ज्यादा अपना एफिशिएंटली अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं शो कर सकता। अब आप देखें कि 1960 से 1980 का वो पीरियड था जिसमें इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अगर आपको याद हो कि कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ एक फिगर्स शो किए थे कि 1960 में जो आपका इंटरेस्ट रेट था उसकी रेंज 1.5 to 3.5% थी, 1970 में 4.5 to 7% हुई और 1980 में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, दैट लीड्स टू चेंज इन 5% से 15% तक। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपकी 2 तरह की रेगुलेशंस है दैट हैव सीरियसली रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ द बैंक्स टू मेक प्रॉफिट्स। 2 मेन कौन सी, रिजर्व रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट रेट। रिजर्व रिक्वायरमेंट, आप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम द रिजर्व रिक्वायरमेंट। हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बात की थी, हमने अपने फेडरल रिजर्व सिस्टम को डिस्कस करते हुए कहा था कि हर बैंक की एक रिस्ट्रिक्शन है, द फोर्स अ बैंक कीप्स अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स इन द फेडरल रिजर्व। आपको पता है कि जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं
बैंक्स जो हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि उन्होंने अपने सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम में एज अ रिजर्व रखवाने हैं, दैट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी पेड ऑन डिपॉजिट्स, कि इंटरेस्ट रेट पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो आपके डिपॉजिट्स पे पे की जाती हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अब तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर कोई भी चेंजिंग या इसका इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो हमारी इकोनॉमिक चेंजेस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए जहां भी आप बात करें इंटरेस्ट रेट को हम इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब आपके देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि हर बैंक को जो है ना कुछ डिपॉजिट्स के अपनी जो भी डिपॉजिट्स उसके पास आते हैं उसमें उन डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम में एज अ रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अब अगर जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर हमने बैंक का डिस्कस किया था, हमने कहा था कि चेकेबल डिपॉजिट्स जो है करंट अकाउंट्स जिन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर बैंक जो है अपने कस्टमर्स को कोई भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट वगैरह नहीं देता। उसमें आपके पास ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसके पास आपके पास ये एबिलिटी इसमें होती है कि आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन देखिए अगर आप फेडरल रिजर्व सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमने बात की थी कि वो कस्टमर्स को वहां पे उन रिजर्व्स पे नहीं दिया जाता। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग देम बस इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हुई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात क्या है कि आप उन पर टैक्स वगैरह पे करते हैं। टैक्स ऑन डिपॉजिट इज इक्वल टू IR इंटू RD। देखिए आप उनके ऊपर टैक्स पे करें। अगेन टैक्स की बात आ गई कि जैसे टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि उनको कुछ लूप होल हो, इसी तरह से लूप होल माइनिंग का कंसेप्ट यूज करते हुए बैंक्स भी जो है अपने टैक्स को अवॉइड करता है। सेकेंड है डिपॉजिट रेट सीलिंग्स, कि आप क्या करते हैं कि एक ऐसा लूप होल बना लेते हैं कि आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट और डिपॉजिट रेट सीलिंग्स मिल जाए। यानी कि आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि आप ना तो अपने रिजर्व, क्योंकि जो रिजर्व्स आपने फेडरल रिजर्व सिस्टम में मिले उनका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। फेडरल रिजर्व सिस्टम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अगर वही रिजर्व आपके पास होंगे तो आप इनको बोरो दूसरे लोगों को लेंड कर सकते हैं। बाय लेंडिंग यू कैन अर्न द इंटरेस्ट रेट, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। अब हम बात करेंगे इसमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम द वर्ड मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड। आप लोगों को मनी मार्केट का कंसेप्ट भी है कि मनी मार्केट क्या है और म्यूचुअल फंड्स का भी कंसेप्ट है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। हम मनी मार्केट की बात करें तो आप लोगों को पता है कि मनी मार्केट किसे कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मनी मार्केट को डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपनी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है, इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज such as US Treasury bills and commercial papers। देखिए ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, लाइक US Treasury bills and commercial papers। Money market funds are widely regarded as being as safe as bank deposits, yet providing a higher yield। अगर मनी मार्केट की बात करें that are similar to the checkable deposits but that provides you the higher yield। checkable deposit पे तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में आपको हायर यील्ड मिलता है। You registered in the US under the Investment Company Act of 1940, money market funds are important providers of liquidity to financial intermediaries। अब देखिए अगर यूएस में जो है मनी मार्केट जो है वो that are registered under the Investment Company Act 1940 and that are important providers of liquidity to financial intermediaries। मनी मार्केट क्या करता है, मनी मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने 5000 के शेयर्स जो हैं वो लिए तो वो 5000 के मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इसको इन्वेस्ट करेगा और जो है चेकेबल डिपॉजिट आप 5000 किसी भी टाइम विड्रॉ करा सकते हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं बैंक सेविंग अकाउंट्स के, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें एक तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं और आपके पैसों को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और आपको हायर यील्ड मिलता है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हुए तो लोगों ने अपनी सेविंग्स एज कंपेयर टू बैंक्स में रखवाने के मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को प्रेफर किया। मनी मार्केट की अगर हम बात करें दैट हैव एसेट्स अराउंड $10 ट्रिलियन, लेकिन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो है उसका वो बहुत ज्यादा एक था कि उस एक पीरियड था कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मनी मार्केट का जो मेन कंसेप्ट था वो डेवलप किया था टू मैवरिक्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसमें एक तो ब्रूस था और एक था, सेकंड का नाम मैं आपको बताती हूँ,
ब्राउन एंड ब्रूस, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डेवलप किया था और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली मनी मार्केट म्यूचुअल मार्केट्स क्या होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। आपको पता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में क्या होता है कि ये लेस रिस्की होती हैं और ज्यादा लिक्विडिटी होती है। दे हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो इनकी सेकेंडरी मार्केट बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें इसलिए, और यूएस ट्रेजरी बिल की तो बहुत ज्यादा गुड एक्सीलेंट सेकेंडरी मार्केट होती है। अब जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें एक केस है कि मनी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा जो है पहले डेवलप था, लेकिन जो इसका अपना ही डेवलपर था उसने 2008 में एक क्राइसिस आया था, उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ, इससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करती हूँ, स्वीप अकाउंट्स। स्वीप अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, अनदर इनोवेशन दैट एनेबल्स बैंक टू अवॉइड द टैक्स फ्रॉम द रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्वीप अकाउंट एक ऐसी इनोवेशन है दैट अवॉइड्स द बैंक another innovation that enables bank to avoid tax from the Federal Reserve। इसमें क्या होता है कि आपके फंड्स जो हैं वो चेकिंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स में होते हैं उनको स्वेप्ट आउट कर दिया जाता है और ओवरनाइट उनको इन्वेस्ट किया जाता है। ये आपके चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते, इसलिए इसके ऊपर आपकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट वगैरह वो भी अवॉइड है। क्योंकि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर आपको ये बिल्कुल सिमिलर इसलिए नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि जो आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो उसके अंदर जो भी बैंक उसका मेंबर है उस बैंक को होल्ड करना है अपना सर्टेन डिपॉजिट्स। इसलिए वो फंड्स हैं जिनको स्वेप्ट आउट कर लिया जाता है, होते चेकेबल की तरह है, लेकिन इनकी जो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके ऊपर एक मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट, बट इसलिए इसके टैक्स वगैरह भी अवॉइड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मिनी केस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड पैनिक ऑफ 2008। उसमें क्या था, ब्रूस पेंट था, एन ओरिजिनेटर ऑफ द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, टोल्ड हिज शेयरहोल्डर्स ऑफ द रिजर्व प्राइमरी फंड इन जुलाई 2008 दैट फंड वाज मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग योर प्रिंसिपल। उसने कहा था कि 2008 में ये एक अपने शेयर होल्डर्स को बताया था जो रिजर्व प्राइमरी फंड के थे कि आपका एक ये जो फंड है ये बेस्ड करता है डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग योर ओन प्रिंसिपल, कि ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स दैट प्रोवाइड्स यू सेफ्टी। अगर आप यहां से बात करें प्रिंसिपल को आपको सेव करा तो दैट प्रोवाइड्स यू सेफ्टी। लेकिन क्या हुआ लेटर ऑन, सेफ्टी अगर है और लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनी मार्केट है तो मनी मार्केट जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं वो लिक्विड होती हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो उसने अपनी ही एडवाइस पे अमल नहीं किया और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट की। जब रिस्की इन्वेस्टमेंट की उसने तो जिसके साथ वो की लेमन ब्रदर्स के साथ। जब लेमन ब्रदर्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए 2008 में, तो ब्रूस फंड्स जो थे वो थे $60 बिलियन, that was holding $785 billion of Lemon's debt। कि जो ब्रूस फंड था उसका जो एसेट्स थी वो $60 बिलियन थे, लेकिन उनका पास जो लेमन्स डेट था वो $785 था। तो दैट क्रिएट्स अ पैनिक ऑफ द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। जब ये एक न्यूज आई तो दैट also affected the performance of the other money market mutual funds, क्योंकि आपको पता चला कि एक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा डिप्रेशन फेज आया तो ये ना हो, तो डिपॉजिटर्स ने बहुत जल्दी वहां से अपने डिपॉजिट्स वगैरह विथड्रॉ कराना शुरू कर दिए। तो लेटर ऑन इसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम ने एक कमर्शियल पेपर होल्ड करके उनको फिर इन मनी मार्केट फंड्स को थोड़ा सा स्टेबल करने में हेल्प आउट की। देन बात करेंगे ट्रेजरी स्ट्रिप्स की। ट्रेजरी स्ट्रिप्स क्या होती हैं, एन एक्रोनिम फॉर सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। दैट मीन सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है, यूएस ट्रेजरी स्ट्रिप्स जो हैं आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इनकी फिक्स इनकम होती है, यानी आपको कुछ ना कुछ फिक्स इनकम मिलेगी, सोल्ड एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एंड ऑफर नो इंटरेस्ट पेमेंट्स बिकॉज दे मैच्योर एट पार। ठीक है, इसमें फिक्स इनकम मिलती है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती, क्योंकि पार वैल्यू पे जिसके ऊपर ये आपको ऑफर होते हैं उसी में ये मैच्योर हो जाते हैं। Backed by the US government, US strips which were first introduced in 1985 offer minimal risk and some tax benefits in certain states. Strips क्या था, ये भी फाइनेंशियल इनोवेशन का आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है that provides a minimal risk and some tax benefits. इसमें अगर आप बात करें तो replacing tigers and cats, अब डोमिनेंट जीरो कूपन यूएस सिक्योरिटी, इसलिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जीरो कूपन यूएस ट्रेजरी में।
ट्रेजरी स्ट्रिप्स की हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि ट्रेजरी स्ट्रिप्स जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे यूएस गवर्नमेंट ने 1985 में कहा था। इसका जो बेनिफिट है एक तो ये कि आपका इसके ऊपर फिक्स्ड इनकम होती है और आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें जो एग्जांपल्स वगैरह आते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड क्या थे, जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपको पता हो तो सेफर इन्वेस्टमेंट होती है एज कम्पेयर टू कूपन बॉन्ड। इसमें क्या था कि इन्वेस्टर्स को ये इसलिए डेवलप्ड हुए थे कि उनको री इन्वेस्टमेंट रिस्क से अवॉइड किया जाए, क्योंकि आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल, विद द एडवेंट ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जहां पे आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह इंक्रीज हो रही थी, आप जहां पे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वहां साथ साथ आप अपने रिस्क को रिड्यूस भी करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क, तो ये जो स्ट्रिप्स है ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी ताकि आप री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकें। अब हम देखते हैं कि टेक का सिंपल, हम एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टेक का सिंपल 10 ईयर 10% कूपन बॉन्ड, एक कूपन बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 इयर्स और इसका जो कूपन रेट है वो 10% है विद फेस वैल्यू ऑफ $100,000 और उसकी फेस वैल्यू है $100,000 और सेलिंग एट द पार। आप क्या करते हैं, फर्स्ट $50,000 इंटरेस्ट पेमेंट इन 6 months जो बनती है दैट इज 47,673। But because investors found it less risky, they are willing to accept a yield lower than 10%. इसमें क्या है कि ये less risky है, ठीक है। आप इसमें रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, आपको पता है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं they are willing to accept a yield lower than 10%. The difference is profit for the investment bank. ये देखिए आप, मैं आपको आपके साथ एक टेबल शेयर कर रही हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी स्ट्रिप जीरो कूपन बॉन्ड डिराइव्ड फ्रॉम ए 1 million 10-year ट्रेजरी बॉन्ड एंड 10% कूपन रेट। आप देखिए फर्स्ट ईयर में कैश पेमेंट थी आपकी 100,000, इंटरेस्ट रेट क्या था जीरो कूपन बॉन्ड पे 9.75%, ठीक है, क्योंकि हम 10% से कम पे वो कर रहे हैं और प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या थी 91,000। देखिए आप किस तरह 10 इयर्स वो जो है उसका आपको टेबल शो हो रहा है कि किस तरह जीरो कूपन बॉन्ड में 10th ईयर में जाके मैच्योरिटी होती है। तो क्योंकि ये लेस रिस्की होते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है दैट एनेबल्स इन्वेस्टर टू रिड्यूस द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब हमने बात की थी जब फाइनेंशियल इनोवेशन की, तो देखिए फाइनेंशियल इनोवेशन जब आई, आपको याद हो हमने कल भी मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया था क्लिक वर्सेस ब्रिक्स का। जब फाइनेंशियल इनोवेशन आई तो क्या ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है उसमें डिक्लाइन आ गया, क्या फाइनेंशियल इनोवेशन लीड्स टू द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल बैंकिंग। देखिए फाइनेंशियल इनोवेशन में ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग थी कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अगर बैलेंस भी पूछना है या कोई चेक कैश चाहिए तो दे हैव टू गो टू बैंक, विजिट करना पड़ता था बैंक में, उनका टाइम भी वेस्ट होता था। सबसे बड़ी बात, सेकंड बात क्या थी कि उनको जो अगर उनकी अमाउंट वगैरह विड्रॉ करनी है तो वो टाइम लिमिटेड थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एटीएम ने कस्टमर को कन्वीनियंट किया कि आपकी कन्वीनियंट, आपको जहां भी चाहिए डिफरेंट जगहों पे लोकेशंस पे एटीएम्स वगैरह हैं और आप सबसे बड़ी बात कि 24 और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब फाइनेंशियल इनोवेशन आई तो कोई ट्रेडिशनल बैंकिंग में भी उसके ट्रेंड में भी कुछ चीजें आपको दिखाएगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जब शेडो बैंकिंग सिस्टम आया जिसमें हम कहते हैं कि इन विच लैंडिंग वाया बैंक इज रिप्लेस्ड लैंडिंग वाया सिक्योरिटीज। हम बात करते हैं जो बैंक का बेसिक पर्पस क्या था, बोरोइंग एंड डिपॉजिटिंग। अगर बैंक के बजाय आपकी सिक्योरिटीज मार्केट में लोगों को ज्यादा लेस रिस्की लोन्स और लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होंगी तो लोग बैंक में लोन वगैरह नहीं लेंगे, तो बैंक इज अनएबल टू गेट द डिपॉजिट और बैंक अपने लोगों के पास इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी कि वो अपने सेविंग्स बैंक में रखवाएं। तो बैंक अगर अपना प्राइमरी फंक्शन ही नहीं फुलफिल करा तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में ऑफ कोर्स एक डिक्लाइन, एक डाउन टर्न आया। अब हम डिस्कस करते हैं वो कैसे। ट्रेडिशनल रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स हैज बीन ग्रेटली इफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल इनोवेशन। कि शॉर्ट टर्म देखिए जो आप इसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल इनोवेशन है इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स। As the next slide shows, the importance of the commercial bank as a source of the funds to non-financial borrowers has shrunk dramatically. ये देखें आपके कमर्शियल बैंक्स का जो बैंक शेयर है टोटल नॉन फाइनेंशियल बोरिंग में, वो आपको ये टेबल ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। डिक्लाइन इन कॉस्ट एडवांटेज इन एक्वायरिंग फंड्स,
देखिए आपकी क्या है कि कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट एक्वायरिंग फंड्स हैं उनकी कॉस्ट एडवांटेज जो है वो डिक्लाइन कर गया है। किस तरह? डिपॉजिट रेट सीलिंग्स एंड रेगुलेशंस कि डिपॉजिट रेट सीलिंग्स की वजह से और रेगुलेशन क्यू की वजह से। डिपॉजिट रेट सीलिंग्स क्या है कि आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट की वजह से, जो आपका लूप होल माइनिंग का कंसेप्ट है वो भी, फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की वजह से। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि लोगों को लगता है कि आपकी जो चेकेबल डिपॉजिट्स हैं बैंक में, उसमें आपको बैंक कुछ प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में रखवाएंगे दैट यील्ड्स अ हायर प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स कस्टमर वहां प्रेफर करेंगे। चेकेबल डिपॉजिट्स की रेशियो अगर देखें 60% से गिर के आजकल सिर्फ 5% रह गई है। इनकम एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ एसेट्स, देखिए आपका क्या है, इजियर टू यूज सिक्योरिटी मार्केट, आप अपने फंड को इजीली यूज करते हैं। कमर्शियल पेपर, जंग बॉन्ड, सिक्योरिटाइजेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है। कमर्शियल पेपर क्या अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, आप जंग बॉन्ड्स वगैरह का कंसेप्ट देखें, सिक्योरिटाइजेशन देखें। सिक्योरिटाइजेशन के कंसेप्ट में आप अपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका ऑफ कोर्स जो बैंक के यूजेस ऑफ फंड्स है वो कम हो गए हैं। फाइनेंस कंपनीज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इजियर फॉर देम टू रेज फंड्स, लोग प्रेफर करते हैं कि वो फाइनेंस कंपनीज में जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैंक। उसके अलावा अगर आप देखें इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, कि आपके फाइनेंशियल इनोवेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, कि देखिए आपके जो कंट्रीज जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा होगी, दैट आर बेटर एबल टू ट्रांसलेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इनटू जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ। सेकेंड क्या, इंडस्ट्रीज जो हैं दैट रिलाई मोर ऑन द एक्सटर्नल फाइनेंस एंड मोर ऑन द R&D एक्टिविटी ग्रो फास्टर इन कंट्रीज वेयर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेंड मोर ऑन फाइनेंशियल इनोवेशंस। देखिए जहां पे आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इनोवेशन में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जाहिर है ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपकी वॉलेटाइल ग्रोथ हो रही है। आप अगर अमेरिका की बात करें, आपने बात की थी फाइनेंशियल इनोवेशन में कैसे स्मार्ट कार्ड्स की, डेबिट कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड्स की, तो आपकी ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से ही हैं। बैंक्स रिस्पॉन्स, बैंक का क्या है, लॉस ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस इन रेजिंग फंड्स एंड इनकम एडवांटेजेस इन मेकिंग लोन्स कॉज रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी इन ट्रेडिशनल बैंकिंग। देखिए अगर आपको जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया कि 1980 में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब देखिए जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो अब लोग अपनी जो बैंक से बोरो नहीं करेंगे, बैंक का एक फंक्शन तो फुलफिल नहीं होगा, और टाइम डिपॉजिट्स में लोगों को लगेगा कि वो अपने टाइम डिपॉजिट्स को कन्वर्ट कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और जगह जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करें। फिर बैंक ने क्या किया कि बैंक ने अपने इस रिस्पॉन्स को कि फाइनेंशियल इनोवेशन आया तो बैंक ने क्या किया, एक तो अपनी ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया और अपनी लैंडिंग को रिस्कियर एसेट्स में एक्सपेंड किया, रियल एस्टेट वगैरह में मॉर्गेज रेजिडेंशियल लोन्स आते हैं, इसलिए कि जब वो रिस्कियर एसेट्स में गया तो जाहिर है आपको रिस्क लीड्स टू द हायर रिवॉर्ड्स। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल बैंकिंग इन अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या हुआ। देखिए यूएस में भी बहुत ज्यादा फोर्सेस सिमिलर टू दोज इन द यूएस हैव लेड टू सिमिलर डिक्लाइन इन अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। आपके ऑस्ट्रेलियन बैंक्स हैव लॉस्ट बिजनेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। In many countries, securities market developed bank also face competition from the new products offered. क्योंकि जब आपकी security market develop होगी तो people prefer to go the shadow banking system as compared to lending via the banks. Around 7,500 commercial banks currently exist in the US. अब आपको एक टेबल शो मैं बताती हूँ नेक्स्ट में that shows various statistics for these banks as well as the 10 largest US banks. साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योर्ड कमर्शियल बैंक्स। देखिए आप एसेट्स देखिए, आप पहला है एसेट्स लेस देन $100 मिलियन, नंबर ऑफ बैंक्स 2525, शेयर ऑफ बैंक 36.9%, शेयर ऑफ एसेट्स हेल्ड 1.2, सेकेंड है एसेट्स $100 मिलियन टू 1 बिलियन, नंबर ऑफ बैंक्स 3800, शेयर ऑफ बैंक 55.6, शेयर ऑफ एसेट्स हेल्ड 9.4। ये वो टेबल है जो आपको बता रहा है कि कमर्शियल बैंक्स का
उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट यूएस कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, इसमें वो तमाम बैंक्स हैं जो लार्जेस्ट यूएस बैंक्स थे अकॉर्डिंग टू 2009। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रांचिंग, फिर क्या हुआ कि लेटर ऑन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज, क्योंकि फेडरल ब्रांच, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इतनी ज्यादा ब्रांचेस ओपन हो गई हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, कुछ चेंजिंग्स आ गई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्स टू ब्रांचिंग रिस्ट्रिक्शन, बैंक होल्डिंग कंपनीज क्या अलाउड, कैसे वो रोल प्ले करती हैं, अलाउड परचेजेस ऑफ द बैंक्स आउटसाइड स्टेट। बैंक होल्डिंग कंपनीज अलाउड वाइडर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बाय फेडरल रिजर्व सिस्टम दैट डोमिनेट फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर बैंक्स। आपका जब ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स आ गई तो आपको बैंक्स बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एटीएम, बैंक्स का बेसिक पर्पस क्या होता है वो तो आप देख नहीं रहे, किसी ने कोई भी ब्रांच में तो जा ही नहीं रहा है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप डिफरेंट ब्रांचेस बनाए। इसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट की गई अकॉर्डिंग टू मैकफेडन एक्ट ऑफ 1927, ब्रांचिंग रिस्ट्रिक्शंस की गई क्योंकि आपकी ब्रांच, क्योंकि आपका ऑलरेडी वो एंटी कम्पिटिटिव है। अगर हम बात करें अपने यूएस कमर्शियल बैंक्स की तो नंबर ऑफ द कमर्शियल बैंक इन यूएस वाज वेरी स्टेबल from 1934 through mid 1980s. After that, number of commercial bank began to fall dramatically. लेकिन जो वो पीरियड था जहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, जो 1934 से 1980 का है, वहां तक तो यूएस बैंक्स में आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन आफ्टर 1980s द एडवेंट ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, आपकी फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ आपकी कमर्शियल बैंक्स की जो रेशियो है ड्रामेटिकली गिर गई। ये देखिए आपको एक बैंक कंसोलिडेशन एंड नंबर ऑफ बैंक्स के देखिए आपको दिखा रहा है किस तरह आपका जो ट्रेंड है वो शो हो रहा है, लोअर साइड पे जा रहा है। 2010 में देखिए आप कम हो गया, 1985 में देखिए पीक पे है। बैंक कंसोलिडेशन बेसिकली किसे कहते हैं, जब आप मर्जर जिसे कहते हैं, सॉरी मर्जर नहीं, एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं एक्वायर करना। मैं आपको साथ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करती हूँ कि वॉल्स ने पोल्का को एक्वायर कर लिया था, क्योंकि जब पोल्का के पास इतने वॉल्स जैसे इनोवेटिव नहीं था, वॉल्स ने टेस्ट डेवलप करवाया, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज की। तो सेम इन द केस कुछ बैंक्स भी कंसोलिडेट हो गए, कुछ बैंक्स का तो जैसे मर्जर था, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक मर्जर था, लेकिन कंसोलिडेशन में क्या है कि बैंक्स ने एक दूसरे को कंसोलिडेट कर दिया। उसकी मेन रीजन क्या थी, लूप होल माइनिंग, रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रांचिंग रिस्ट्रिक्शंस, कि लूप होल माइनिंग की वजह से बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी। डेवलपमेंट ऑफ सुपर रीजनल बैंक्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज विद द वेब एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आपने कहा कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होगी, आपकी सप्लाई ज्यादा होगी, यूज ऑफ द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जिसकी वजह से आपकी जो बैंक कंसोलिडेशन वगैरह है वो हुई। फिर स्कोप इकोनॉमीज आल्सो प्रेजेंट यूजिंग डेटा फॉर प्राइसिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स हैज लीड टू बर्थ ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपसे बात की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इस तरह आजकल 60% ऑफ द क्रेडिट कार्ड डेट इज हेल्ड बाय द 5 बिगेस्ट बैंक्स। Then custody for securities has risen from 40% as a percent of assets in 1990 to 90% today. फिर क्या कि कुछ स्मॉलर बैंक्स होते हैं जो जस्ट अपनी लार्जर बैंक से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल कम होता है। आपको पता है जब कैपिटल कम होता है तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स वो लार्जर बैंक से मिल जाते हैं, इसकी वजह से भी बैंक कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा एक लीगल नियल एक्ट ऑफ 1994 है दैट प्रमोट्स द फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। अगर हम बात करें कि बैंक कंसोलिडेशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कॉन्स की बात करते हैं तो फियर ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल बैंक एंड स्मॉल बिजनेस लैंडिंग, कि आपको ये कि बहुत ज्यादा स्मॉल बैंक्स ना हो, कोई कंपिटिटिव जिसको आप जैसे कंपटीशन ज्यादा हो जाए। रश टू कंसोलिडेशन में इंक्रीज रिस्क टेकिंग, अगर आप बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करेंगे तो आपको रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा आपका। प्रॉस, कम्युनिटी बैंक्स विल सर्वाइव, इंक्रीज कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैंक लोन पोर्टफोलियोज। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज की। अभी तक हमने बात की कि आपकी जब फाइनेंशियल इनोवेशन आया तो आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग में डिक्लाइन क्यों हुआ, उसकी हमने रीजंस वगैरह देखी। फिर हमने देखा कि किस तरह अमेरिकन बैंक्स जो हैं 1980 के बाद उसकी स्टेबिलिटी खत्म होगी। फिर हमने बैंक कंसोलिडेशन वगैरह देखा। अब हम बात करें सेपरेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज।
ग्लास-स्टीगल जो है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, ग्लास-स्टीगल अलाउड कमर्शियल बैंक्स टू सेल ऑन द नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बट प्रोहिबिटेड अंडरराइटिंग एंड द ब्रोकरेज सर्विसेज। ग्लास-स्टीगल एक ऐसा एक्ट है that allowed commercial banks to sell on the non-government securities but prohibited underwriting and the brokerage services. इसमें क्या, it also prohibited real estate and the insurance business, but it did protect commercial bank by not allowing other financial intermediaries to offer commercial banking activities. ग्लास-स्टीगल एक्ट क्या कर रहा है कि कमर्शियल बैंक्स को कह रहा है कि आप सेल ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो ले, लेकिन दैट प्रोहिबिटेड अंडरराइटिंग एंड द ब्रोकरेज सर्विसेज। Erosion of the Glass-Steagall, एक तो फेडरल रिजर्व सिस्टम, OCC, फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन are allowing banks to engage in underwriting activities under the section 20 loophole in the act। अब देखिए ग्लास-स्टीगल एक्ट खत्म हो गया। ग्लास-स्टीगल एक्ट में क्या है कि ग्लास-स्टीगल एक्ट कमर्शियल बैंक को प्रोहिबिट कर रहा है कि आपने अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज वगैरह में नहीं जाना, ठीक है, आपने ऑन रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है। लेकिन फेडरल रिजर्व सिस्टम, आपका फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बैंक्स को अलाउ करता है टू एंगेज इन अंडरराइटिंग एक्टिविटीज अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द लूप होल इन द एक्ट। अब ग्रैम लीच विले एक्ट ऑफ 1999, ये क्या एक ऐसा एक्ट था जिसमें एक ऐसी लेजिस्लेशन बनाई कि ग्लास-स्टीगल एक्ट को खत्म किया जाए। फिर क्या किया गया, फर्दर ये क्या गया कि ओसीसी रेगुलेट्स सब्सिडीज एट अंडरराइट सिक्योरिटीज। जो ओसीसी है वो एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होगा, जो भी सब्सिडीज वगैरह है, जो सिक्योरिटीज अंडरराइट्स करिए उनको रेगुलेट करेगा। एफईडी स्टिल ओवरसीज बैंक होल्डिंग कंपनीज। फिर क्या इम्प्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल कंसोलिडेशंस, किस तरह की, एक तो ये हुआ एक्सपेक्ट मर्जर्स बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स टू बिकम मोर कॉमन एंड मेगा मर्जर्स आर लाइकली ऑन द वे। वही बात है कि मर्जर हुआ, यूएस बैंक्स लाइकली टू बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इन द रिजल्ट ऑफ दीज मर्जर यूएस बैंक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड बैंक्स बन गए। सेपरेशन इन अदर कंट्रीज, यूनिवर्सल बैंकिंग जर्मनी, नो सेपरेशन ऑफ बैंकिंग एंड अंडरराइटिंग इंश्योरेंस। जर्मनी में क्या है कि आपकी कोई सेपरेशन नहीं है बैंकिंग एंड अंडरराइटिंग इंश्योरेंस में। ब्रिटिश स्टाइल एंड यूनिवर्सल बैंकिंग, that more legal separation of subs, no equity stakes in firms. Japan, that allowed to hold equity in firms but leaning towards British system. फिर हम बात करते हैं थ्रिफ्ट इंडस्ट्री की। थ्रिफ्ट इंडस्ट्री क्या है? थ्रिफ्ट इंडस्ट्री, द रेगुलेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रिफ्ट इंडस्ट्री क्लोजली पैरेलल्स द रेगुलेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कमर्शियल बैंक इंडस्ट्री। कि जो थ्रिफ्ट इंडस्ट्री की रेगुलेशन है दैट इज क्लोजली पैरेलल टू द रेगुलेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इसमें आपकी सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस आ जाती हैं, आपकी म्यूचुअल सेविंग बैंक्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिट यूनियंस आ जाते हैं। सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस क्या है? दैट इसमें थ्रिफ्ट इंडस्ट्री को क्या है? दैट कैन बी चार्टर्ड ईदर बाय फेडरल गवर्नमेंट और बाय स्टेट्स। इसको क्या है कि या तो फेडरल गवर्नमेंट भी चार्टर्ड कर सकती है, बाय स्टेट्स भी कर सकती हैं। और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी रेगुलेट्स फेडरली इंश्योर्ड सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। सेम इस तरह हमने कहा था कि बैंक ऑफ फर्स्ट बैंक डेवलप हुआ था अमेरिका का, उसमें भी यही था कि आपको चार्टर्ड ईदर बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द स्टेट्स, यानी कि ड्यूअल इफेक्ट है। Saving and loans experienced serious difficulties in 1980s, engaging many activities as commercial banks. देखिए थ्रिफ्ट इंडस्ट्री में वही बात है कि जब आपके सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में बहुत बड़ा चेंज तब आया जब 1980s में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ। देखिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट होते हैं। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, तो आपकी थ्रिफ्ट जो थ्रिफ्ट्स हैं उसमें सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। देन म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर टू सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस बट आर जॉइंटली ओन्ड बाय द डिपॉजिटर्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू मेनी ऑफ द एफडीआईस। एफडीआईस क्या है? फेडरल डिपॉजिटरी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। लेकिन ये म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो होती है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। डिपॉजिट्स नॉट इंश्योर्ड बाय द एफटीसी हैव देयर डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय स्टेट इंश्योरेंस फंड्स। Most of assets in excess of $25 billion since regulations are fairly liberal.
देन आपकी क्रेडिट यूनियंस है। क्रेडिट यूनियंस क्या है? ये भी सिमिलर टू सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइज अराउंड ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन बॉन्ड। इसमें आपकी नेशनल क्रेडिट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन इशूज फेडरल चार्टर्स एंड रेगुलेट्स फेडरली चार्टर्ड क्रेडिट यूनियंस। Assets are consumer loans with fairly short maturities, thus avoiding the financial difficulties of saving and loan association and mutual saving banks. इसमें क्या होता है कि आपकी जो एसेट्स है वो शॉर्टली मैच्योरिटी के साथ इशू किए जाते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम म्यूचुअल सेविंग और सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में उसको रिड्यूस किया जा सके। क्रेडिट यूनियन जो है नॉर्मली स्मॉल है विद एसेट्स लेस देन $10 million. And regulatory changes allow individual credit unions to cater a more diverse group of people by interpreting the common bond requirement less strictly. अभी तक आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि मैं आपको थोड़ा सा बजाय अब मैं एक नया इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट करना है इंटरनेशनल बैंकिंग। लेकिन मैं आपको अब तक बता दूं हमने अभी क्या देखा। हमने पहले बात की थी अवॉइडेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस की। उसमें हमने देखा था कि दो तरह की चीजें, रिजर्व रिक्वायरमेंट को देखा हमने, इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स को देखा। फिर हमने देखा कि डिक्लाइन कैसे आया विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट कॉजेज द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल बैंकिंग। उस डिक्लाइन में हमने देखा कि बैंकिंग परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई क्योंकि जब नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आए लाइक एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स, तो दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। तो बैंकिंग ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, फिर हमने अमेरिका का देखा, फिर हमने देखा कि बैंक ने रिस्पॉन्स क्या किया, फिर हमने थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज की बात की, उसमें हमने सेविंग एंड लोन एसोसिएशन देखी, हमने क्रेडिट यूनियंस देखी, हमने म्यूचुअल फंड सेविंग्स देखी। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि वो बैंक जो आपको इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड, इंटरनेशनल लेवल पे काम करे। उसमें देखिए दे आर करंटली 100 अमेरिकन बैंक्स ब्रांचेस अब्रॉड with our $1.5 trillion in assets. In 1960 there were only 8 branches with less than $1 billion in assets. क्यों आपकी रैपिड ग्रोथ हुई बैंक्स की? 1960s में बहुत ज्यादा कम था, 1980s में 100 अमेरिकन बैंक्स हैं। क्यों इसमें रैपिड ग्रोथ था? इंटरनेशनल ट्रेड के आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा हुई। फिर बैंक्स अब्रॉड कैन परस्यू एक्टिविटीज नॉट अलाउड इन होम करेंसी। जो बैंक्स अब्रॉड में अगर आपको कोई होम करेंसी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते तो आप अब्रॉड कर सकते हैं। टैप इनटू यूरो डॉलर मार्केट। यूरो डॉलर मार्केट रिप्रेजेंट्स यूएस डॉलर डिपॉजिटेड इन बैंक्स आउटसाइड द यूएस। हमने बात की थी कि वो जो यूएस डिपॉजिट्स जो आपके यूरोपियन बैंक्स में डिपॉजिट है जिनको यूरो डॉलर्स कहा जाता है। मैनी कंपनीज वॉट दीज डॉलर्स। क्यों? डॉलर इज वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे ज्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है वो डॉलर की, दैट इज वाइडली यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। डॉलर्स हेल्ड आउटसाइड द यूएस आर नॉट सब्जेक्ट टू यूएस रेगुलेशंस। और डॉलर जो आपका यूएस से बाहर है दैट आर आल्सो नॉट रेगुलेटेड बाय द यूएस। लंदन इज द सेंटर ऑफ द यूरो डॉलर्स। टू कैप्चर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द, आप उन यूरो डॉलर्स से अपना प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए यूएस बैंक्स ओपन अब्रॉड। फिर यूएस बैंकिंग ओवरसीज, मोस्ट फॉरेन ब्रांचेस। ओवरसीज में क्या है? मोस्ट फॉरेन ब्रांचेस आर इन लैटिन अमेरिका, द फार ईस्ट, कैरिबियन एंड लंदन फॉर ईदर ट्रेड रीजंस और रेगुलेटरी अवॉइडेंस। उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो आपकी जो बाहर है वहां पे रेगुलेशंस कम है और दूसरा क्या है, जब रेगुलेशंस कम होंगे तो लूप होल माइनिंग के साथ वो बेनिफिट कर सकेगा। दूसरा क्या है, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। Another structure is the EDGE Act Corporation, a sub engaged in international banking. International banking facilities were approved by the Federal Reserve System in 1981 to accept time deposits of the foreign investors. कि 1981 में Federal Reserve System ने start की थी। They are not subject to reserve requirements, but generally cannot conduct business with American business or people. They also receive favorable tax treatments. Foreign banks in US are set up and an agency office of the foreign bank, fewer उसमें regulations काम है, a sub of the US bank, a branch of the foreign bank. अब इंटरनेशनल बैंकिंग की बात करें तो रेगुलेशंस, इसमें रेगुलेशंस क्या है? जो इंटरनेशनल बैंकिंग एक्ट 1978 के अकॉर्डिंगली है, सेम फॉर द यूएस डोमेस्टिक बैंक्स एक्सेप्ट बैंक्स ग्रैंडफादर्ड। इम्पैक्ट क्या है? वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स बिकम मोर इंटीग्रेटेड, encourage bank consolidation abroad, importance of foreign banks in the international banking. ये वो लार्जेस्ट 10 बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग कर रहे हैं। यूबीएस एजी स्विट्जरलैंड, बार्कलेज यूके, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप, डच स्टेट बैंक जर्मनी, बीएनपी पैराबैस फ्रांस,
Mitsubishi Financial Group Japan, ABN AMRO Holding Netherlands, Societe Generale France, Credit Agricole France, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए। तो आज हमने क्या देखा, आज का जो हमारा लेक्चर था वो ये था कि हमने देखा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जब हम, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री इनोवेट हुई, अब हमने देखा कि वो इनोवेशन आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन कैसे लाई। सबसे पहले हमने देखा अवॉइडेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस, उसमें हमने बात की थी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उसमें क्या, उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात की थी, उसमें हमने इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स की बात की थी। फिर हमने कहा था कि आपका डिक्लाइन कैसे आया। आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग में डिक्लाइन इसलिए आया था कि सबसे पहले आप देखें, आपकी जब आप बैंकिंग में आपका शेडो बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया, आपने लोगों को, शेडो बैंकिंग में क्या है, लैंडिंग बाय बैंक इज रिप्लेस एज लैंडिंग बाय द सिक्योरिटीज। लोग बैंक से बजाय सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, तो ऑफ कोर्स बैंकिंग जो इंडस्ट्री है उसमें एक डिक्लाइन आ गया। लेटर ऑन क्या हुआ, आपके एटीएम्स वगैरह डेवलप हो गए, आपकी वो सारी, उसमें आपका बैंक जो है उसकी बैंक की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें फाइनेंशियल इनोवेशंस की वजह से एक डाउन टर्न आया। अब बैंक इज नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट। अब देखें, अगर बैंक्स कैसे अपना काम करेगा जब उसे डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे, लोगों को लगेगा कुछ और ऐसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है कि हम वहां करें, हम अपनी सेविंग्स बैंक में ना रखवाएं। फिर हमने बात की थी कि उसमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या है? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय ब्राउन इन 1970। उसका कंसेप्ट क्या था? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट ये था कि आप जो है आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिक्योर हो और हाईली लिक्विड हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ब्रूस प्लोटन ने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में किया, जिसकी वजह से उस लोगों का मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में काफी एक पैनिक आया इन द पीरियड ऑफ 2008, और इन दैट पीरियड फेडरल रिजर्व सिस्टम हेल्प्स टू डेवलप एंड ग्रो ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने बात की थी स्वीप अकाउंट्स की। स्वीप अकाउंट्स में भी क्या होता है कि एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसमें दैट एनेबल्स बैंक टू अवॉइड द टैक्स फ्रॉम द रेगुलेशन फ्रॉम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फिर हमने बात की थी, मैंने आपके साथ एक केस स्टडीज डिस्कस किया था ब्रूस पैन एंड मनी मार्केट फ्यूचर फंड्स का। लेटर हमने बात की थी ट्रेजरी स्ट्रिप्स की। हमने कहा था ट्रेजरी स्ट्रिप्स अगेन 1980 में डेवलप की गई थी। ये एक ऐसी स्ट्रिप्स थी जो लाइक इसमें जीरो कूपन बॉन्ड आता है, जो बहुत ज्यादा आपकी इसमें आपको दैट एनेबल्स इन्वेस्टर टू रिड्यूस द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, ये भी एक फाइनेंशियल इनोवेशन आई थी। लेटर ऑन क्या हुआ कि आपकी जो फाइनेंशियल इनोवेशन है और डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग, फिर बैंक ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया? बैंक ने क्या किया कि बैंक एक तो बैंक्स ने ये क्या कि आपको बैंक्स ने अपनी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप किए। बैंक ने क्या किया कि बैंक ने एक तो सबसे पहले एक्सपैंड इन लेंडिंग इनटू रिस्कियर एरियाज लाइक रियल एस्टेट एंड एक्सपैंड इनटू ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज। ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज थे कि बैंक्स ने इन रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल इनोवेशन ये स्टार्ट की ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस कर सकें। फिर हमने बात की थी थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज की। हमने उस पर बात की थी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन की, क्रेडिट यूनियंस की एंड म्यूचुअल सेविंग्स की। और लेटर ऑन हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल बैंकिंग को। ठीक है, कि इंटरनेशनल बैंकिंग में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो उसकी ज्यादा जरूरत क्यों हुई जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है। और हमने बात की बैंक कंसोलिडेशन और मर्जर्स की, कि बैंक कंसोलिडेटेड क्यों होते हैं, बैंक कंसोलिडेशन की रीजंस क्या हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको एक ब्रीफ सा इसका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, क्योंकि ये हमने चैप्टर 2 पार्ट्स में किया है, मैं आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ। देखें इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें बैंकिंग इंडस्ट्री को हमने देखा कि वो ग्रो कैसे की। जब बैंकिंग इंडस्ट्री ने ग्रोथ स्टार्ट की प्रीवियस ईयर्स में,
जो आपकी स्टार्ट हुई थी 1792 से लेके उसके बाद आपकी कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री जब और ज्यादा ग्रोथ फेज में आई तो आपकी कुछ फाइनेंशियल इनोवेशन आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू चेंज इन सप्लाई ऑफ डिमांड, दैट लीड्स टू चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वो आपकी चेंज हुई। फिर आपके क्या हुआ कि आपकी ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इम्पैक्ट चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स थी। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हर बैंक की एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसने अपने रिजर्व्स जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम में। फिर हमने देखा कि चेकेबल डिपॉजिट्स जो हैं उनके ऊपर बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करता, तो लोगों को लगा कि बैंक के बजाय हम अपने फंड्स वगैरह मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। फिर वहीं पे कंसेप्ट आया आपके थ्रिफ्ट एसोसिएशन। थ्रिफ्ट एसोसिएशन क्या होती हैं? वो भी आपकी देखिए, जब पहले सिर्फ बैंक्स थे जहां से आप लोन्स वगैरह लेते थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सिक्योरिटी मार्केट डेवलप होगी, आपकी थ्रिफ्ट एसोसिएशंस बन गई, तो लोगों को लगा कि बैंक का एक ऑल्टरनेटिव मिल गया, एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। आपकी जो थ्रिफ्ट यूनियंस है, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन बनी, उसमें भी आपको क्या है क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट लगा, इसलिए जो बैंकिंग परफॉर्मेंस है वो कम होगी। ओवरऑल हमने देखा कि अमेरिका में 1980 तक आपको बैंकिंग स्टेबिलिटी नजर आती है, लेटर ऑन 1980 के बाद आपकी बैंकिंग जो वो है कम होगी। हम कल एक बात डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम जो है बैंक्स को रिप्लेस, इसका मतलब है बैंक्स की जरूरत नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बैंक्स का जो सब्स्टिट्यूट है वो बहुत ज्यादा, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से बहुत कंपटीशन आ गया है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में आप इफेक्टिवली तभी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं कि आप इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आए, क्योंकि अगर आप पहले ये होता था कि प्रीवियस टैकल्स अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो बैंक इज द ओनली सोर्स। अब क्या है, आपके लोन के भी क्रेडिट यूनियंस बन गई हैं। थ्रिफ्ट में हमने सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस की बात की थी, जिनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, दैट नाउअडेज दैट आर वेल डेवलप्ड। फिर लेटर ऑन आप देखें कि लोग इन्वेस्ट करते थे तो बैंक्स में करते थे। अब क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपको सेफर साइड पे इन्वेस्टमेंट मिल रही है। इस टिप्स की बात हमने की कि नए प्रोडक्ट्स डेवलप हुए, स्वीप्स अकाउंट्स की बात की गई, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर को भी चाहिए कि वो अपने अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ इनोवेशन लेके, ऑल्दो बैंक ने इन फाइनेंशियल इनोवेशन के रिस्पॉन्स में दो मेन चीजें तो की कि एक तो रिस्कियर एसेट्स की तरफ वो इन्वॉल्व हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि बैंक्स ने अपनी ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज को इंक्रीज किया। लेकिन ओवरऑल अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने बैंक्स कंसोलिडेशंस वगैरह भी हुए, लेकिन आपको एक कंपटीशन और अपने रिस्क वगैरह, क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज और रिस्क की तरफ, तो इन सब चीजों को देखने के लिए बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और कुछ नए प्रोडक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर हमने फाइनेंशियल इनोवेशन की बात, लेकिन हम फाइनेंशियल इनोवेशन की क्योंकि बात कर रहे थे तो वहां पे मैं आपको दो चीजें, दो कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ट्रेडिशनल इनोवेशन ग्रोथ एंड इनोवेशन रेगुलेटरी व्यू। ट्रेडिशनल इनोवेशन ग्रोथ क्या है? दैट पॉजेस दैट फाइनेंशियल इनोवेशन रिड्यूस्ड एजेंसी कॉस्ट, कि फाइनेंशियल इनोवेशन ने आपकी एजेंसी कॉस्ट कम कर दी, दैट फैसिलिटेट्स रिस्क शेयरिंग, कंप्लीट द मार्केट एंड अल्टीमेटली इंप्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड क्या है? इनोवेशन रेगुलेटरी व्यू। बाय कंट्रास्ट हैज आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल इनोवेशन एज अ रूट कॉज ऑफ द रिसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल इनोवेशन को कहा गया कि रूट कॉज ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बाय लीडिंग टू द अनप्रेसिडेंटेड क्रेडिट एक्सपेंशन फ्यूलिंग टू बूम बस्ट साइकिल इन हाउसिंग प्राइसेस। कि देखिए आपका क्रेडिट वगैरह बहुत ज्यादा हो गया, बाय इंजीनियरिंग सिक्योरिटीज परसीव टू बी सेफ बट एक्सपोज टू नेग्लेक्टेड रिस्क्स, एंड बाय हेल्पिंग बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक डिजाइन स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू एक्सप्लॉइट इन्वेस्टर्स misunderstandings of financial markets and exploit regulatory arbitrage possibilities. Paul Volcker, former chairman and Federal Reserve, claims that he can find very little evidence that financial innovation in recent years have done everything to boost the economy. ये तो खैर उनका अपना है। देखें दो व्यूज दिए गए हैं कि एक व्यू के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल इनोवेशन जो है आपकी एजेंसी कॉस्ट को कम करता है, आपकी रिस्क को ज्यादा करता है, कम करता है, आपको बहुत ज्यादा मतलब देखें फाइनेंशियल इनोवेशन में कन्वीनियंट है, आपके लिए इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, हर किसी का अपना व्यू है। लेकिन इन द होल अगर आप बात करें तो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसके स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन में फाइनेंशियल इनोवेशन प्लेज अ मेजर रोल। आपकी
हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बाद अगर आपकी जो फाइनेंशियल इनोवेशन वगैरह हुई उसने बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, उसमें कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स भी आए, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी आए। ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम नेक्स्ट में हम हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमने कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे जो हमने, क्योंकि हम जो पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं उसी की सारे टर्मिनोलॉजीज को देख रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात हमने बहुत ज्यादा की है, इंश्योरेंस कंपनीज की बात की है, फाइनेंस कंपनीज की बात की है। अब मैं आपसे नेक्स्ट में हम एक एक को करके देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे रोल प्ले करती हैं, उनको कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का रोल प्ले करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या है, फिर हमारी फाइनेंशियल रेगुलेशंस वगैरह जिनकी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। This is all about today's lecture. If you have any query, you want to ask anything, you are most welcome. इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे with a new lecture, with a new topic. That is all about today's lecture. Allah Hafiz.